नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, नेपाल और सांप्रदायिक हिंसा। कुछ साल पहले अगर कोई यह कहता तो शायद यकीन करना मुश्किल होता, लेकिन आज हकीकत यह है कि नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू लग चुका है। सड़कें पुलिस और सुरक्षा बलों के कब्जे में है, इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगी है और हिंदू मुस्लिम तनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक धार्मिक जुलूस से शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसा में बदल गया? क्या यह सिर्फ एक स्थानीय घटना थी या फिर नेपाल की राजनीति, सोशल मीडिया और बदलते सामाजिक माहौल की बड़ी कहानी है? और सबसे अहम सवाल, क्या भारत के सबसे करीबी पड़ोसी देश में पैदा हुआ यह तनाव भारत के लिए भी एक नई सुरक्षा और सामाजिक चुनौती बन सकता है? आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो भी आपके विचार हैं इस वीडियो के संदर्भ में आप अपने विचारों को निसंकोच लिखिएगा। साथियों, वीडियो अगर आपको ऐसा लगे कि इसे शेयर कर देना चाहिए तो आप शेयर कर दीजिएगा, और लगे कि मैंने आपकी बातों को सही तरीके से उठाया है तो आप इसे लाइक भी कर दीजिएगा। आप मुझे कहां से देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से ये अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का, और आज का टॉपिक है नेपाल क्यों जल उठा, हिंदू मुस्लिम तनाव। साथियों, जब हम इस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें जानना है, जिस पर हम बार बार चर्चा करेंगे कि मधेश प्रांत में, मधेश क्षेत्र में, तो हमें जानना है कि ये मधेश है क्या। क्योंकि जब भी नेपाल की राजनीति, आंदोलन या भारत नेपाल संबंधों की बात होती है तो बार बार एक शब्द सुनाई देता है और वो है मधेश। लेकिन सवाल है कि मधेश सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र है या नेपाल की राजनीति का सबसे संवेदनशील इलाका? दरअसल नेपाल का दक्षिणी मैदानी क्षेत्र, जिसे तराई का क्षेत्र कहा जाता है, जो कि भारत में उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, इसी क्षेत्र को तराई भी कहा जाता है और इसी को मधेश भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र, और यही वो इलाका है जहां नेपाल की सबसे बड़ी आबादी रहती है और देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र के ऊपर निर्भर करता है। आपने मेरे पुराने वीडियो में देखा होगा कि मैंने कई बार इस क्षेत्र की चर्चा की है, जिसमें हमने ये बात किया है कि नेपाल के अधिकांश औद्योगिक केंद्र हों, बड़े बाजार हों, प्रमुख राजमार्ग हों, और भारत से आने वाला व्यापार जो है वो इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। इसलिए मधेश केवल एक सीमा क्षेत्र नहीं बल्कि नेपाल की आर्थिक जीवन रेखा भी माना जाता है। लेकिन मधेश की सबसे बड़ी विशेषता इसकी खुली सीमा है। भारत और नेपाल के बीच में 1850 किलोमीटर लंबी ये खुली सीमा, जहां दोनों देशों के लोग बिना वीजा के आ जा सकते हैं। हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके रिश्तेदार सीमा के दोनों ओर रहते हैं। शादियां होती हैं, व्यापार होता है, रोजगार के लिए लोग आते जाते रहते हैं और सदियों से सांस्कृतिक संबंध बने हुए। यानी यह सिर्फ दो देशों को जोड़ने वाली सीमा नहीं बल्कि एक साझा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है। और इसी वजह से मधेश में होने वाली कोई भी बड़ी घटना केवल नेपाल का आंतरिक मामला बनकर नहीं रह जाता, उसका असर भारत के सीमावर्ती राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार पर भी पड़ता है। और उत्तर प्रदेश बिहार के व्यापार, सुरक्षा और दोनों देशों के आपसी रिश्ते के ऊपर भी पड़ जाता है। और शायद यही कारण है कि आज जब मधेश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा की खबर सामने आई है तो पूरे दक्षिण एशिया की नजर इस इलाके के ऊपर टिक गई है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों से शांत दिखने वाला यह इलाका अचानक हिंसा की आग में झुलसने लगा? नेपाल में यह सांप्रदायिक हिंसा क्यों हुआ, और आखिर वो कौन सी चिंगारी थी जिसने पूरे मधेश की तनाव को एक आग में ढकेल दिया? साथ ही कहानी शुरू होती है 26 जुलाई 2026 से। हालांकि मैंने इस टॉपिक पर पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं, 2 से 3 वीडियो, जिसमें मैंने प्रशासन के ऊपर जो है वो प्रश्न उठाया था। 26 जुलाई को साथियों नेपाल का एक जिला है, नाम है सुनसरी, और सुनसरी जिले के देवानगंज में सावन के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोशी बैराज की तरफ या कोसी बैराज से पवित्र जल लेकर बोल बम की यात्रा निकाल रहे थे।
हजारों श्रद्धालु के शरिया वस्त्र, भक्ति गीत, डीजे की आवाज और धार्मिक उत्साह से भरा माहौल, सब कुछ शांत, सब कुछ सामान्य। लेकिन जैसे ही यात्रा एक संवेदनशील चौराहे के पास पहुंची, स्थिति अचानक बदल गया। स्थानीय स्तर पर धार्मिक झंडों की मौजूदगी, जुलूस के मार्ग और तेज ध्वनि वाले संगीत को लेकर विवाद शुरू हो गया। शुरुआत में केवल एक बहस था, लेकिन कुछ ही घंटों में, या मैं ये कहूं कि कुछ ही मिनटों में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और तनाव तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते नारा जो है वो शुरू हुआ। नारेबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई और नारेबाजी फिर धक्के मुक्की में हुई और उसके बाद पत्थरबाजी होने लगी। मौके पर मौजूद पुलिस ने सबको भीड़ समझा जो थे उसको हटाने के लिए समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब स्थिति नहीं संभली तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद जब हालात पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होता हुआ तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। मेरे पिछले 2 वीडियो पर जो आपके द्वारा, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनके द्वारा जो कमेंट्स आए, उस कमेंट के माध्यम से पता चला कि गोली पुलिस ने सीने पे मारी थी और एक व्यक्ति की वहीं मृत्यु हो गई, जबकि पुलिस कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हुए। और यही वो क्षण था जब यह घटना केवल देवानगंज तक सीमित नहीं रही। कुछ ही घंटों में यह घटना सोशल मीडिया के माध्यम से, स्थानीय नेटवर्क, विभिन्न राजनीतिक संगठनों के माध्यम से पूरे मधेश क्षेत्र में फैलने लगी। कई शहरों और कस्बों में प्रदर्शन हुए, बाजार बंद रहे, सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई और प्रशासन को हालात पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ी। एक स्थानीय विवाद अब क्षेत्रीय तनाव का रूप ले चुका था और यही एक महत्वपूर्ण बात है जिसको समझना जरूरी है। साथियों, नेपाल के कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि मधेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में ऐसी घटनाएं केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। यहां छोटी से स्थानीय झड़प भी पहचान की राजनीति, धार्मिक संवेदनशीलता, सोशल मीडिया पर फैलती हुई जो अफवाहें हैं और पहले से मौजूद अविश्वास के कारण एक बहुत बड़े सामाजिक संकट में बदल सकती। इसलिए देवानगंज की घटना को केवल एक आकस्मिक टकराव के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे नेपाल के सामाजिक ताने बाने के लिए एक गंभीर चेतावनी भी माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या यह केवल एक अचानक हुई झड़प थी या इसके पीछे वर्षों से जमा हुआ कोई गहरा असंतोष भी काम कर रहा था। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि देवानगंज की एक स्थानीय घटना कुछ ही घंटों में पूरे मधेश क्षेत्र में कैसे फैल गई और क्या इस हिंसा में, या क्या वास्तव में हिंसा इतनी तेजी से फैल गई कि इसके पीछे आधुनिक सूचना तंत्र ने जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अक्सर लोग मानते हैं कि दंगे अचानक भड़क जाते हैं, लेकिन डिजिटल युग की वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल है। आज किसी भी घटना का पहला प्रभाव घटनास्थल पर कम और मोबाइल स्क्रीन पर ज्यादा दिखाई देता है। देवानगंज में झड़प की खबर सामने आते ही मौजूदा लोगों के ने वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैराना शुरू कर दिया, तेजी से अपलोड होने लगे और कुछ वीडियो वास्तविक थे, लेकिन उसके साथ ऐसे दावे भी जोड़े गए जिनकी तत्काल पुष्टि नहीं हुई थी और कई जगह पुरानी या असंबंधित तस्वीरों को नई घटना के साथ जोड़कर साझा किया, जबकि अनेक संदेश बिना किसी आधिकारिक पुष्टि के हजारों लोगों तक पहुंचाए गए। और यही वह स्थिति थी जिसे विशेषज्ञ इंफॉर्मेशन कैस्केड या डिजिटल अफवाह श्रृंखला कहते हैं। जब लोग किसी सूचना की सत्यता जांचे बिना केवल इसलिए उसे आगे भेज देते हैं क्योंकि वह पहले से वायरल हो चुकी होती है, और ऐसी स्थिति में भावनाएं तथ्यों से अधिक तेजी से फैलती है और यही किसी तनावपूर्ण माहौल को अधिक विस्फोटक बना देती है। कुछ ही समय में यह घटना सिराहा, सप्तरी, धनुषा, जनकपुर और मधेश के अन्य क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन के रूप में शुरू हो गई। कई स्थानों पर प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी करना पड़ा, संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा, अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए नेपाल सेना की भी सहायता ली और यह दिखाता है कि जब स्थानीय तनाव डिजिटल माध्यम से पूरी तरह से फैल जाता है तो प्रशासन के सामने चुनौती केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना नहीं होता, बल्कि अफवाहों पर नियंत्रण रखना भी होता है। और यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा सबक है कि सोशल मीडिया स्वयं हिंसा पैदा नहीं करता, लेकिन यदि संवेदनशील समाज में गलत सूचना, अधूरी जानकारी या भावनात्मक संदेश अनियंत्रित रूप से फैलने लगे तो वही प्लेटफॉर्म किसी स्थानीय विवाद को कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय संकट का रूप दे सकता है।
नेपाल में मधेश की यह घटना इसी डिजिटल चुनौती का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आया। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या केवल सोशल मीडिया ही जिम्मेदार था या मधेश के भीतर पहले से मौजूद राजनीतिक और सामाजिक असंतोष ने इसे और भी ज्यादा भड़का दिया? और एक और प्रश्न है कि क्या यह घटना पहली बार ऐसी हुई है? साथियों, अभी तक हमने देखा कि एक स्थानीय विवाद कैसे पूरे मधेश में तनाव का कारण बन गया, लेकिन प्रश्न फिर से यही है कि क्या नेपाल में पहली बार हुआ है? साथियों, यदि पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर 2026 की घटनाओं को देखें तो अलग अलग जिलों में कई बार धार्मिक संवेदनशीलता से जुड़े विवाद सामने आए हैं। कहीं जुलूस के रास्ते को लेकर विवाद, तो कहीं डीजे, तो कहीं लाउड स्पीकर को लेकर टकराव, तो कहीं सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट ने स्थानीय माहौल को गर्म कर दिया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर घटना की वजह अलग थी, लेकिन उसका पैटर्न लगभग लगभग एक जैसा था। पहले कोई छोटी सी घटना घटी, फिर उस घटना को वीडियो, और उसके बाद आधी अधूरी जानकारी, फिर अफवाहें, लोगों का भीड़ और भावनाएं भड़क गई। पुलिस हस्तक्षेप करती है और अंत में जो है वो कर्फ्यू लगाना पड़ता है। यानी असली चुनौती केवल किसी विवाद की नहीं, बल्कि उस पूरे तंत्र की है जो एक छोटी सी घटना को कुछ ही घंटों में बड़े संकट में बदल देता है। और यही कारण है कि नेपाल के कई सामाजिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अब केवल कानून व्यवस्था मजबूत करना पर्याप्त नहीं होगा, समाज में विश्वास और संवाद को भी उतनी ही प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, मधेश प्रांत के बारे में बात कर रहे हैं तो दिमाग में प्रश्न होगा कि मधेश प्रांत इतना संवेदनशील क्यों है? और इसका जवाब केवल धर्म नहीं बल्कि भूगोल, इतिहास और समाज में छुपा हुआ है। मधेश नेपाल का वह इलाका है जहां देश की बड़ी आबादी रहती है और यही क्षेत्र है जहां भारत सीधे जुड़ता है। यहां के रहने वाले लोग मैथिली, भोजपुरी, अवधी, हिंदी जैसे भाषाएं बोलते हैं, जो सीमा के दोनों ओर समान रूप से समझी जाती है। और सीमा के दोनों तरफ परिवार जुड़े हुए हैं। कई लोगों के रिश्तेदार भारत में हैं, व्यापार एक दूसरे पर निर्भर है, लोग रोजगार, शिक्षा, धार्मिक यात्राओं के लिए लगातार आते जाते रहते हैं। यानी यहां सीमा केवल नक्शे पर नहीं, लोगों के सामाजिक जीवन उससे कहीं आगे जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि यदि किसी गांव या कस्बे में तनाव पैदा होता है तो उसकी खबर कुछ ही मिनटों में दूसरे शहर और फिर सीमा पार तक पहुंच जाती है। और यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां मधेश को केवल सीमा क्षेत्र नहीं बल्कि सामाजिक रूप से अत्यधिक संवेदनशील संपर्क क्षेत्र मानती है, जहां शांति बनाए रखने के लिए केवल सुरक्षा बल नहीं बल्कि भरोसे का माहौल भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है। साथियों, जब घटना हुई तो घटना के बाद नेपाल सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि स्थिति को और फैलने से कैसे रोका जाए। और सबसे पहले संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, अतिरिक्त पुलिस भेजे गए, आर्म पुलिस फोर्स की तैनाती बढ़ाई गई। जहां हालात ज्यादा गंभीर थे वहां नेपाल सेना को भी सहायता के लिए बुलाया गया और इसके साथ ही सरकार ने पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने की घोषणा की। बाद में मृतक परिवार के लिए आर्थिक सहायता, आश्रितों को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन और घायलों के इलाज की व्यवस्था की गई। हालांकि कई विश्लेषकों का कहना है कि संकट के समय सुरक्षा बल जरूरी होते हैं, लेकिन स्थायी समाधान केवल सुरक्षा नहीं बल्कि समय पर संवाद होता है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो स्थानीय प्रशासन, समुदाय के प्रतिनिधि और धार्मिक नेताओं के बीच पहले ही बातचीत शुरू हो जाती तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। और यही सीख इस पूरे घटना से निकलकर सामने आती। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल के मधेश में हुई हिंसा का असर भारत पर भी पड़ सकता है? साथियों, सीधे तौर पे देखें तो नेपाल का आंतरिक मामला लगता है, लेकिन भूगोल और समाज की वास्तविकता को केवल नेपाल तक सीमित रहने नहीं दिया जा सकता। जैसा कि मैंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच 1850 किलोमीटर की लंबी खुली सीमा है। हर दिन हजारों लोग व्यापार, शिक्षा, रोजगार और धार्मिक कारणों से दोनों क्षेत्रों में आवाजाही कर रहे हैं। इसलिए सीमा क्षेत्र में शांति और स्थिरता दोनों देशों के साझा हित से जुड़ा हुआ विषय है। और यही वजह है जब मधेश जैसे संवेदनशील इलाकों में तनाव पैदा होता है तो भारत और नेपाल दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर निगरानी बढ़ा देती है। और इनका उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि अफवाहें, उकसाने वाले संदेश और किसी प्रकार की गलत सूचना सीमा पार नया तनाव को ना पैदा करे। साथियों, एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसके साथ, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क बहुत गहरा है। यदि सीमा क्षेत्र में लंबे समय तक अशांति रही तो स्थानीय व्यापार, परिवहन, छोटे कारोबार और आम लोगों की दैनिक आवाजाही भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को केवल सांप्रदायिक तनाव के रूप में नहीं बल्कि क्षेत्र स्थिरता और सीमा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी देखा जाना चाहिए।
हालांकि अभी तक कोई ऐसा आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया कि दीवानगंज की हिंसा का असर भारत के भीतर किसी सांप्रदायिक घटना के रूप में दिखाई दिया हो, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील समय में दोनों देशों के प्रशासन को लगातार समन्वय, त्वरित सूचना साझा और अफवाहों पर नियंत्रण को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। यानी यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि खुली सीमाएं केवल अवसर नहीं लाती, साझा जिम्मेदारियां भी लेकर आती हैं। इसलिए भारत और नेपाल दोनों के लिए शांति और सामाजिक विश्वास बनाए रखना समान रूप से महत्वपूर्ण। तो साथियों, देवानगंज की यह घटना हमें सिर्फ नेपाल की एक खबर नहीं बताती, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के एक महत्वपूर्ण संदेश को छोड़ती है कि आज दुनिया पहले से कहीं अधिक जुड़ी हुई है। सीमाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन लोगों की भावनाएं नहीं, रिश्ते नहीं और सूचनाएं सीमाओं में बंधी नहीं रहती। और यही कारण है कि किसी छोटे से कस्बे की एक घटना कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन सकती है। और यही कारण है कि मैं भारत से बैठकर नेपाल के इस मुद्दे के ऊपर आप सभी के साथ चर्चा कर रहा हूं। नेपाल के लाखों व्यूअर जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं साथियों कि नेपाल या किसी देश की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसकी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सह-अस्तित्व रही। अलग अलग समुदायों ने सदियों तक मिलकर एक समाज को बनाया है। इसलिए किसी भी तनाव का समाधान टकराव नहीं, बल्कि संवाद, विश्वास और न्यायपूर्ण प्रशासन में छुपा हुआ है। और यही इस पूरे घटना से सीख मिलती है कि कानून व्यवस्था केवल पुलिस और सेना के भरोसे नहीं, समाज तब सुरक्षित रहता है जब नागरिक जिम्मेदार हो, प्रशासन निष्पक्ष हो और हर पक्ष धैर्य के साथ काम करे। हम सबके भी यही जिम्मेदारी है कि किसी भी वायरल वीडियो, फोटो या संदेश पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसकी सत्यता की पुष्टि करें। और कई बार एक गलत सूचना केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। शांति की शुरुआत सरकारों से नहीं, समाज से होती है और समाज की शुरुआत हमसे, आपसे होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें सही लगी हों, तथ्यपरक लगी हों और मैंने आपके विचारों को सही तरीके से रखा है कि एक अफवाह जो है वो हजारों जिंदगियों को है जो बर्बाद कर सकती है। तो साथियों, अगर आपको जीएस बूस्टर बाय अनूप पर यह तथ्यात्मक और संतुलित विश्लेषण पसंद आया हो और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए कि जैसे मैं इधर वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल की घंटी जो है वो आपको बता दे कि मैं आ चुका हूं। और अपने कमेंट को जो है वो जरूर टाइप कीजिए कि क्या डिजिटल युग में सबसे बड़ी चुनौती सीमाएं नहीं बल्कि गलत सूचना के तेज रफ्तार बन चुकी। मिलते हैं फिर अगले गहन विश्लेषण के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।